हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज का ये वीडियो सभी मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा सुने एंड एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि कैसे एक रिसर्च पेपर लिखा जाता है। उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हमने टॉपिक सेलेक्ट करना है, कैसे हम उसका रिव्यू ले सकते हैं, या कैसे उसके स्टेप्स होते हैं, हमें पहले करना क्या है, हमें शुरू कहाँ से करना है, ये भी बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो हम बहुत ही बेसिक से ये समझेंगे कि आपको कैसे एक रिसर्च पेपर लिखना है। और जितने भी मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक स्टूडेंट को रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि फर्दर वो आपकी जॉब के अंदर काफ़ी आपको बेनिफिट देता है, आपके एपीआई स्कोर्स को इंक्रीज करता है। अनदर वीडियो ऑफ एपीआई स्कोर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक रिसर्च पेपर के मार्क्स लगते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो आप सभी को ही एक जो रिसर्च पेपर है अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर इसे पब्लिश करवाना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं और इसका क्या फॉर्मेट है। सो हाउ टू मेक अ रिसर्च पेपर, यानी इसके अंदर आपको पहली चीज जो आपको रखना होगा वो है आपका विजन कैसा होगा। इसके अंदर देखो, आपको ओपन माइंड रह के चलना है, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे एंड बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, जिसमें से आपको कुछ चीजें जो हैं जो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए हो। तो आपको ओपन टू क्रिटिसिज्म रहना पड़ेगा एंड ओपन टू ऑल द टॉपिक्स आपको रहना पड़ेगा। तो आपको एक ब्रॉड माइंड लेके चलना है। तो आपका विजन कुछ इस तरीके का होना चाहिए एज अ रिसर्चर। देन इट शुड बी फ्रॉम योर इंटरेस्ट एरिया। इंटरेस्ट एरिया मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट एरिया से अगर आपका टॉपिक नहीं होगा तो आप उसको पूरी तरह से, मतलब एक फुल फ्लेज रिसर्च को अपने जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो फॉलो कीजिएगा इस बात को जरूर कि आपका जो भी आप चूज करें टॉपिक, वो आपके इंटरेस्ट एरिया का ये मतलब है कि अगर मैं एक एजुकेशन स्टूडेंट हूँ तो मुझे अपनी रिसर्च कौन से एरिया में करनी है। मुझे फिलोसॉफिकल रिसर्च चाहिए, मुझे साइकोलॉजी में रिसर्च करनी है, मतलब पेपर किस में लिखना है, मुझे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में लिखनी है, या मुझे स्पेशल एजुकेशन यानी कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन पे लिखना है। तो किस एरिया के अंदर आप लिखना चाहते हैं या किस एरिया के अंदर आप काम करना चाहते हैं, तो पहले तो ये डिसाइड होता है। तो ये चीजें आपके रिसर्च पेपर के अंदर ऑलरेडी आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको डिसाइड होनी चाहिए। देन उसके ऑथेंटिक होना चाहिए। जितने भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे आप लाइब्रेरी से उठा रहे हैं, चाहे आप किसी जर्नल से, चाहे आप किसी इंटरनेट वेबसाइट से उठा रहे हैं, दैट शुड बी ऑथेंटिक इनफ। देन आपका जो टॉपिक है वो एकदम यूनिक होना चाहिए, तभी आप उसे पब्लिश करवा पाएंगे, तभी आपको उसका कोई बेनिफिट होगा, तभी एक अच्छे जर्नल के अंदर आप उसे पब्लिश कराएंगे। तो उसके लिए आपका जो टॉपिक है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही किसी भी चीज को ओल्ड को उठा ही नहीं सकती। यूनिक का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से उसे अपने हिसाब से आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट को और अपना बना सकते हैं। तो अगर आपके नोन में, जैसे किसी ने जो भी आपने थीसिस पढ़े हैं, जो भी आपने लिटरेचर लिया है, अगर आप उनको डेप्थ में जाते हैं या उनके टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से आप उस टॉपिक में कोई मॉडिफिकेशन करके उसे यूनिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई रिसर्च है, आपको अच्छा लग रहा है कि मुझे मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट की भी है और मुझे भी यही चीज देखना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं देखना चाहती हूँ कोई भी एक इशू ले लीजिए, कोई सोशल इशू मैं देखना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं हरासमेंट देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं सोशोलॉजी के अंदर अगर कोई रिसर्च कर रही हूँ, तो अगर मैं ऐसा कुछ रिसर्च आउट करना चाहती हूँ या मैं उस पर पेपर लिखना चाहती हूँ, तो अगर किसी ने ऑलरेडी ये, जैसे हरासमेंट है, नॉर्मली जनरली फेमिनिस्ट लिखते हैं, यानी कि वेमेन के ऊपर लिखा जाता है, बट देर आर मेन ऑल्सो ऐसा फेस करते हैं ऐसी चीजें, तो आप उनके ऊपर भी कर सकते हैं, दैट वुड बी यूनिक। तो आप कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जो ऑलरेडी नहीं हो रखी है और आप उसको अपना यूनिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपकी ये चार चीजें जब भी आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, ये प्रायर हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, अब बात आती है मेन चीज की कि पहली चीज आप क्या करेंगे। आप अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई का मतलब मैं ढूंढूंगी अपने टॉपिक को, सर्च करूंगी। कहाँ से ढूंढ सकती हूँ? पहली चीज, चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको काफी बता दिया कि कैसा आपका एरिया होगा। अगर मैं एक इंग्लिश स्टूडेंट हूँ, मान लीजिए, वहां मैंने एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया, तो मैं इंग्लिश स्टूडेंट हूँ तो मुझे लिंग्विस्टिक्स में करना है, या मुझे
पोइट्री में कुछ चाहिए, या मुझे कोई नॉवल देखना है, या मुझे किसी की बायोग्राफी करनी है, तो क्या कौन सा मेरा एरिया है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चूज कर लेना है। उसी एरिया में जब मैंने चूज कर लिया कि मुझे तो लिंग्विस्टिक्स में कोई भी रिसर्च करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगी, अब डिफरेंट टॉपिक्स ढूंढूंगी। उन टॉपिक्स को ढूंढने के लिए मैं सर्फिंग कर सकती हूँ, नेट पे जाऊंगी, सर्च आउट करूंगी कि कैसे कैसे पेपर्स या कैसे कैसी चीज़ें हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर सर्च आउट कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पे मैं इसके अंदर रिसर्च पेपर लिख सकती हूँ। ठीक है, आप जर्नल्स रीड कर सकते हैं, इसके लिए जर्नल्स में बहुत सारे आप इंग्लिश के जर्नल्स रीड कर सकते हैं, स्पेशली लिंग्विस्टिक्स के ऊपर जर्नल्स आपको मिल जाएंगे। देन बुक्स आप रीड कर सकते हैं, उनसे आप कोई आइडिया ले सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट थीसिस जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको रीड आउट कर सकते हैं, और उनसे भी सेम डिराइव करके आप टॉपिक अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज क्या है, आपको अपना टॉपिक लेना है। मैंने अलग अलग आपको जगह भी बता दी कि जहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, आप एक टॉपिक को एक लिस्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी जगह गई, मैं वेबसाइट पे भी डिफरेंट डिफरेंट गई, मैंने जर्नल्स भी पढ़े, मैंने बुक्स भी पढ़ी, मैंने थीसिस भी पढ़ी। आप उन टॉपिक्स को क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे अपने इंटरेस्टेड टॉपिक्स की, कि लिंग्विस्टिक्स में भी मुझे ये चीजें जो है वो मुझे लगता है मैं इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिख पाऊंगी, मेरे इंटरेस्ट की हैं। तो आप उनको क्या करेंगे, एक लिस्ट में लिख लेंगे, और उस लिस्ट से एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया उसी लिस्ट में से। तो जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, अब जैसे मैंने कहा कि उसे अब हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे उस टॉपिक को, यानी कि उसे यूनिकनेस प्रोवाइड करेंगे। अगर वो टॉपिक ऑलरेडी रूरल, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा इशू है जो कोई ऐसी टॉपिक है या कोई भी ऐसी चीज है जो ऑलरेडी हो रखी है, आपने वो लिस्ट आउट करी है ना, आपने अभी यूनिकनेस तो नहीं प्रोवाइड की, आपने तो वेबसाइट से या जर्नल से या बुक से या थीसिस से या अलग किसी भी सोर्स से आपने वो चीजें उठाई जो ऑलरेडी हो रखी है। तो उन टॉपिक्स में से, या आपको इंटरेस्ट है कि हाँ ठीक है ये भी मैं देख सकती हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट हम फॉर्म करेंगे कि मेरी ऑडियंस क्या होगी, मेरा सैंपल क्या होगा, मैं किन के ऊपर रिसर्च करने जा रही हूँ, किस एरिया में मैं रिसर्च करने जा रही हूँ, कितने लोगों पे मैं रिसर्च करूंगी। तो ये सारी चीजें सोच समझ के आप क्या करते हैं, अपने टॉपिक या अपनी स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं वहां पे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। तो अब मान लीजिए आपकी स्टेटमेंट बनके तैयार है कि आपको जो है किसी भी एक जो है स्टूडेंट के ऊपर, मतलब मान लीजिए आपने स्टेटमेंट तैयार कर ली कि फॉर एग्जांपल कि मुझे एडोलेसेंट स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना है इन रिलेशन टू देयर करियर अचीवमेंट या करियर क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। तो आपने देखना है कि बच्चे जो हैं अपने जब करियर का डिसीजन लेते हैं एडोलेसेंस में, यानी किशोरावस्था में, जब बच्चे ये देखते हैं कि मुझे आगे क्या लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है, क्या पढ़ाई करनी है, मेडिकल नॉन मेडिकल या क्या लेना है, तो उसमें उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा जो है उसके साथ रिलेट करता है। या फिर आपको अगर देखना है कि मतलब इसी में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप देख सकते हैं कि उनका पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट कितना होता है इस चीज में। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपने एक स्टेटमेंट जो है फॉर्म कर ली, जैसे मैंने अभी बताया। तो अब ये देखना कि एडोलेसेंस में भी आप किस पे देखना चाहते हो, आप पर्टिकुलरली फीमेल पे देखना चाहते हो, या फिर आप गर्ल और बॉय दोनों पे, मतलब दोनों बोथ द जेंडर्स देखना चाहते हो, या फिर आप रूरल एरिया में देखना चाहते हो कि इस चीज का कितना इम्पैक्ट रहता है, या फिर आप अर्बन में देखना चाहते हो। ये सारी चीजें आप समझ के आप अपने टॉपिक की स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन कर लेते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं, जैसे मैंने कहा कि करियर मेकिंग डिसीजन के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, ठीक, मेरा पेपर है करियर मेकिंग डिसीजन के ऊपर। तो करियर मेकिंग डिसीजन जो है वो कितनी बार उसके ऊपर पहले रिसर्चेस हो चुकी हैं, लोगों ने क्या क्या उसके ऊपर रिसर्चेस की हैं, कैसे उन्होंने डेटा लिया था, कैसे उन्होंने, क्या उनके मेथड्स थे जो उन्होंने अप्लाई किए, ये जब सारी चीजें हम देखेंगे तो इसे हम क्या कह रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू। अब आप लेंगे लिटरेचर रिव्यू, जिससे आपको क्या क्या पता चलेगा। पहली चीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढनी है वो है आपकी रिसर्च का सिग्निफिकेंस या फिर आपकी रिसर्च का गैप। अब ऑलरेडी अगर करियर मेकिंग डिसीजन के ऊपर रिसर्चेस हो चुकी हैं तो आप क्यों कर रहे हो, यू नीड टू फाइंड आउट कि क्यों आपको जरूरत पड़ी, ऐसा क्या अलग है आपके रिसर्च में। जैसे मान लीजिए अगर इसका ऑलरेडी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ देख चुके हैं रिलेशन, ठीक है, या फिर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट के साथ भी देख चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप करियर डिसीजन, करियर काउंसलिंग के साथ देख सकते हो, है ना। तो आपने ये जो यूनिकनेस इसको प्रोवाइड की कि करियर काउंसलिंग के साथ इसका रिलेशन अभी तक किसी ने नहीं देखा, मैं देखने जा रही हूँ। सो दिस इज व्हाट रिसर्च गैप। रिसर्च गैप ईयर्स में भी हो सकती है कि जब लास्ट टाइम करियर मेकिंग डिसीजन
देखा गया था तब तक हम पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे विद इन द स्कूल्स, बट अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखना चाहूँ कि बच्चे करियर मेकिंग डिसीजन में आगे क्या करेंगे, तो भी रिसर्च गैप हो जाएगा, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो रिसर्च गैप क्या है, जो ये बताती है कि व्हाई योर टॉपिक इज यूनिक, यू हैव टू जस्टिफाई। आपको एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन देनी होती है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और क्या जरूरत है इस रिसर्च को कंडक्ट करने की। ठीक है, वो टाइम के अकॉर्डिंग भी गैप हो सकता है, वो किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, यूनिकनेस कोई भी हो सकती है, आपके सैंपल की भी हो सकती है। फिर आप इससे अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने हाइपोथेसिस बनाइए, ठीक है, एंड इसी चीज से मतलब ये हेल्प करता है रिव्यू आपको बनाने में। देन चेक आउट वेदर योर टॉपिक इज ओरिजिनल और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि मैंने तो सेलेक्ट कर लिए थे, मैंने तो फॉर्मुलेट कर ली थी, बट जब मैं लिटरेचर रिव्यू लेने लगी मैंने कई सारी इस टॉपिक के ऊपर रिसर्चेस देखी, जिनमें से एक रिसर्च जो थी वो बिल्कुल सेम थी, ठीक है, या एक रिसर्च पेपर बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम था। तब आपको फिर से यूनिकनेस इसके अंदर कुछ ना कुछ लानी पड़ेगी, यानी वही चीज जो मैं कह रही हूँ कि आपको रिसर्च गैप यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। देन रीड द मेथोडोलॉजी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्चेस, उनका मेथोडोलॉजी पढ़िए। देखिए यहाँ पे मेथोडोलॉजी पढ़ लेंगे, आपको अपनी मेथोडोलॉजी क्रिएट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी या इश्यूज नहीं आएंगे, आपका यहीं पे ही सारी चीजें रिजॉल्व होती चली जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कैसा सैंपल लिया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था या नहीं किया था, कैसे उस पेपर को लिखा था, ठीक है, उसका मेथड क्या था। सो मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगी। देन कीप नोटिंग डाउन द सोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस जिस भी वेबसाइट पे, जिस भी बुक में, जिस भी जहां से भी आप कंटेंट उठाते हैं, डेटा उठाते हैं, उसे साथ साथ नोट करते रहें, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम रिव्यू ले रहे हैं हम साथ साथ ये नोट डाउन करते चले जाते हैं कि हमारे कौन कौन से सोर्सेस हैं, क्योंकि हमें बाद में उसे रेफरेंस के अंदर नोट करना होता है कि मैंने यहाँ से ये कंटेंट लिया है या मैंने यहाँ से इस चीज को रेफर किया है। तो ये सारी चीजों के लिए आप साथ साथ एक लिस्ट बनाते चले जाएं कि सो एंड सो वेबसाइट से मुझे ये चीज इनकी इस पेपर से मैंने जो है डिराइव की है। तो इस तरीके से आप साइटेशंस, आप रेफरेंस, बिब्लियोग्राफीज जो भी डालेंगे वो आपके साथ साथ तैयार होती चली जाएगी। तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट थिंग, क्रिएट एन आउटलाइन। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास टॉपिक भी है, अब आपको मेथोडोलॉजी भी पता है, अब आपको सब कुछ पता है, अब आपने एक आउटलाइन तैयार करनी है। उस आउटलाइन के लिए आप क्या करेंगे, अपनी मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करेंगे। मेथोडोलॉजी में आप क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, मेथड में जब हम ये करते हैं कि मुझे करना कैसे है इस रिसर्च को, तो पहले तो आपका सैंपल क्या है, आपका सैंपल कितना है, कौन है आपका सैंपल, ठीक है, टीचर्स हैं या मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, किसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, उनका जो है आपको डिसाइड करना है। देन कितने लोगों पे करने वाले हो, अगर मेल लिए हैं आपने तो कितने मेल हैं, 200 हैं, 40 हैं, 50 हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, आप ये देखेंगे। देन आप अपना डेटा उनसे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं पेपर को, तो आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चूज करेंगे और उसे कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को। जो भी डेटा वहां से आया, ठीक है, डेटा कलेक्शन के बाद या फिर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद जो भी डेटा आया, हम उस डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उस डेटा को। एनालिसिस मींस उसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस लगाएंगे और उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो है हमारे सामने आ जाएंगे कि कैसे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या जो करियर काउंसलिंग है या जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरीके से जो है इम्पैक्ट कर रही है आपके करियर मेकिंग डिसीजन को, या फिर उसका क्या रिलेशन है। दैट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ स्टडी यू आर डूइंग, आपका कैसा मेथोडोलॉजी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है या कैसा है। तो वो सारी चीजें आप एक आउटलाइन यहाँ पे तैयार करके रेडी कर लेंगे अपने रिजल्ट्स के साथ। अब बात आती है नेक्स्ट कि हमें इसे लिखना कैसे है। नाउ फाइनली यू राइट डाउन योर पेपर। अब हमने कर तो लिया कलेक्ट, सारी चीजें कलेक्ट कर ली, हमारे पास एवरीथिंग इज देयर, बट एक रफ ड्राफ्ट है हमारे पास। अब हमें उसको एक फाइनल ड्राफ्ट के अंदर एक फॉर्मेट के अंदर चेंज करना है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना होगा, जो कि यूनिवर्सिटी या आप कह लीजिए डिफरेंट, आप वेबसाइट्स पे भी जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, आपको वो फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना होता है, तभी आपका एग्जैक्ट जो पेपर है वो आपके सामने होता है। तो इस रफ ड्राफ्ट को हम किस तरीके से ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, तब जाके हम इसे पब्लिकेशन के लिए दे सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है फॉर्मेट। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है जिसे आप फॉलो करके एक रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं। ये पूरी आउटलाइन है कि मुझे पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी कि इन सभी के अंदर आपको क्या कंटेंट क्या देना है और कैसे आपको इसको लिखना है।
तो फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट देंगे, मैं अभी इसको डिटेल करती हूँ, देन उसके बाद लिटरेचर रिव्यू देंगे, मेथोडोलॉजी बताएंगे, रिजल्ट्स आपके बताएंगे, उन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन्स आपके डिस्कस करेंगे, देन आप रेफरेंस देंगे एंड अपेंडिक्स देंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के लिए आपको डिटेल में कि क्या करना है आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ। अब इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले आपको क्या देना है, स्टेटमेंट देनी है सबसे पहले, ठीक है। आपकी इस वीडियो के अंडर मैं एक सैंपल के लिए आपके लिए किसी भी रिसर्च पेपर को अटैच कर दूंगी, सो दैट यू कैन सी कि किस तरीके से एक ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो पेपर का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पहले हम एक स्टेटमेंट हमने लिख ली, स्टेटमेंट के ठीक बाद हम क्या देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किसी भी थीसिस या डेजिटेशन के अंदर नहीं लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट पेपर के अंदर लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट है एक तरह का निचोड़, निचोड़ किस चीज का, ब्रीफ। जब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं वो 5-6 पेजेस का पेपर या वो मान लीजिए 10 पेजेस का पेपर मैंने लिखा है, तो कोई उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता है, या मैं उसकी सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस पेपर में क्या लिखा है। जैसे आप जर्नल में पढ़ते हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उस पूरी रिसर्च पेपर का एक निचोड़ है कि मैंने इतने सैंपल लिया था, और ये मेरा मतलब ये मेरा टॉपिक है, से लेकर मेरे रिजल्ट्स क्या है, वो आप जब एक पैराग्राफ के अंदर डिफाइन कर देते हैं, बता देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं ब्रीफली, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। कुछ ही लाइनों में आप बता देते हैं कि मैंने पूरी रिसर्च में पेपर में किया क्या है। सो इसके अंदर आप एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस करते हो टू द रीडर, टू द एम्स ऑफ द स्टडी, यानी मेरे स्टडी के एम्स क्या थे, मेरी मेथोडोलॉजी क्या थी, रिजल्ट्स क्या थे, मेरे फाइंडिंग्स क्या निकले, ठीक है। तो सारी चीजें यहीं पे आप एक तरह से एक पैराग्राफ में शॉर्ट में, इन शॉर्ट आप उनको बता देते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पूरे पेपर का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट से जाता है कि किस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट आपने दिया है। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है, या इसका जो कम शब्दों में पूरी बात कहना है ना एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से लिखनी है। देन इंट्रोडक्शन देनी है, इसके अंदर ओवरऑल आपका क्लियर पर्पस ऑफ द स्टडी होना चाहिए, जैसे मैंने रिसर्च गैप आपको बोला था कि क्यों आप ये स्टडी कर रहे हैं। देन आपके रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस यहाँ पे डिफाइन होने चाहिए। देन अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द थ्योरी या टॉपिक, जो भी आपके, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमने लिया एज अ वेरिएबल, वो है क्या, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। अपनी रिसर्च में आप किस तरह के सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, या करियर काउंसलिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, अगर आप करियर काउंसलिंग एज अ वेरिएबल ले रहे हैं, उनको बताइए, ठीक है। एक एक वेरिएबल की इंट्रोडक्शन दीजिए, एक एक चीज को बताइए। देन नेक्स्ट चीज आती है लिटरेचर रिव्यू, जितने भी आपने जो भी लिटरेचर रिव्यू लिए हैं, ठीक है, टू समराइज व्हाट कंक्लूजंस हैव बीन रीच्ड, आप उनसे क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, तो ये भी आपको वहां पे बताना पड़ता है। कि आप अपने लिटरेचर रिव्यू में जैसे ये लिखते हैं कि ये जो रिव्यू है, ये 5 रिव्यू से मुझे पता चला कि इस तरीके का जो मेथड है ये सुटेबल रहता है इस तरीके के रिसर्चर्स के साथ, तो मैंने ये चीज यहाँ से सीखी या डिराइव की। तो ये जो कंक्लूजन्स हैं जो आप समराइज करते हो थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, या आपने, अगर आपने जो है पॉजिटिव हाइपोथेसिस बनाए हैं, या फिर आपने नल हाइपोथेसिस बनाए हैं, तो नल हाइपोथेसिस का क्या रीजन रहा, तो वो आप लिटरेचर रिव्यू से जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। देन मतलब लिख सकते हैं आप अपने लिटरेचर रिव्यू में लिखेंगे। देन मेथोडोलॉजी में आप सभी चीजें लिखेंगे, जैसे कि टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर अवेयर ऑफ रिसर्च मेथड्स, आपको सारे रिसर्च मेथड्स पता है यूज्ड टू स्टडी दिस टॉपिक, यानी आपने क्या अप्लाई किए हैं उसके अंदर। देन आप एक्सप्लेन करेंगे एंड जस्टिफाई करेंगे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ठीक है, किस तरीके से मैंने जैसे सैंपल कहा था कि इसके अंदर क्या क्या आता है, सैंपल आता है, सैम्पलिंग टेक्निक आ जाएगी, ठीक है, कैसी आपने कैसे उस सैंपल को उठाया, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग लगाई, या आपने स्नोबॉल लगाई, या आपने प्रोबेबिलिटी लगाई, क्या लगाया आपने, ठीक है, आपकी किस मेथड से किया, डिस्क्रिप्टिव किया, एक्सपेरिमेंटल किया, हिस्टोरिकल किया, कैसा आपका टॉपिक है, ठीक है। देन आप डेटा कैसे कलेक्ट करने वाले हैं, डेटा कलेक्शन के अंदर कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, ठीक है, और उसको एनालाइज कैसी कौन सी जो है टेक्निक से करने वाले हैं, आप कौन सा स्टैट लगाने वाले हैं, या आप कंटेंट एनालिसिस करने वाले हैं अगर आपका क्वालिटेटिव है। तो इस तरीके की सारी चीजें आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर आती हैं। मैंने काफी डिटेल कर दिया आपको इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे आप, क्या क्या मेंशन करेंगे।
फिर उसके बाद आपके रिजल्ट्स जो है एनालाइज एनालाइज कर लिया आप यहाँ पे, तो आपके रिजल्ट्स यहाँ पे तैयार हो जाएंगे टू प्रेजेंट द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च इन एन ऑर्डरली मैनर। आप क्या करेंगे, उसके मतलब एक तरह से उसे प्लान करेंगे और हाइपोथेसिस के रेफरेंस में आप बताएंगे कि आपकी रिजल्ट्स जो हैं वो किस क्या सिग्निफिकेंट निकले, नहीं निकले, क्या चीजें आपके रिजल्ट में आई हैं। अब उन्हीं रिजल्ट्स को आप टू कमेंट ऑन द ट्रेंड और ट्रेंड्स और फाइंडिंग्स एंड शो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर डेटा सजेस्ट। तो आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो क्या सजेस्ट करती हैं, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं एक तरीके से कि आप क्या लेके आए हैं, व्हाट यू हैव कम अप विथ, उसके फाइंडिंग्स के साथ आपके पास क्या रिजल्ट्स आए हैं और कैसे वो डिफरेंट चीजों के अंदर उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डिस्कशन हो गया। अब आपका कंक्लूजन रहेगा टू सम अप योर फाइंडिंग्स एंड हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ आउटकम्स ऑफ योर स्टडी। तो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके जो आउटकम्स हैं, जो आपकी स्टडी है वो कैसे इंपॉर्टेंट रही, या फिर लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी क्या थी, ठीक है, फर्दर रिसर्च इसके ऊपर कहाँ पे नीडेड है, ठीक है, आने वाले जो जैसे जो भी रिसर्चर्स हैं जो आपके पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है, वो किस तरीके से इससे और क्या देख सकते हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर अपने कंक्लूजन्स में। आप लिमिटेशन बता सकते हैं, लिमिटेशन का मतलब यहाँ पे कमियां नहीं है, लिमिटेशन का मतलब है कि मेरी रिसर्च सिर्फ मेल्स पे थी, आप फीमेल पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हाउ मच लिमिटेड योर रिसर्च वाज आप यहाँ पे ये बता सकते हैं, और इससे ये इंडिकेट होगा कि आने वाले जो रिसर्चर्स हैं वो और किस चीज में जो फर्दर इसको देख सकते हैं। देन आप रेफरेंस देंगे जो कि अल्फाबेटिकल मैनर में रहेंगी, ठीक है, कहाँ से आपने, कौन से सोर्स से आपने, किसी वेबसाइट से लिया, किसी बुक से लिया, और आप ये भी फॉलो करेंगे कि आप एपीए स्टाइल के अंदर दे रहे हैं या एमएलए स्टाइल के अंदर अपनी अपनी रेफरेंस को दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है दोनों के। देन अपेंडिक्स देना है। अपेंडिक्स के अंदर हम जो भी, मैंने जैसे अगर मैंने कोई सर्वे किया है, मान लीजिए कि मैंने कोई 10 लोगों का इंटरव्यू लिया है या मैंने कोई सर्वे, तो उस क्वेश्चनेयर को आप वहां पे अटैच करेंगे। इसके अंदर कोई भी, जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट यूज किया है, कोई रिपोर्ट, कोई पॉलिसी, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, या फिर कोई सर्वे, कोई क्वेश्चनेयर, कोई आपने क्वेश्चंस खुद से बनाए थे, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल आपने यूज किया है अगर पेपर के अंदर, तो आप उसे अपेंडिक्स में अटैच करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो आप रिसर्च पेपर किस तरीके से लिखेंगे, आप इस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। एंड देन लास्ट चीज जो हम करते हैं वो है इसे पब्लिकेशन के लिए देना। तो कैसे आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा सकते हैं, कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जो काफी इंपैक्टफुल रहते हैं, या फिर आपका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आपके लिए, कि आपको एक रिसर्च पेपर किस तरीके से पब्लिश करना है या कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके पब्लिश करने की। प्लस एक और वीडियो में आपके लिए जो है लेके आऊंगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी से रिसर्च पेपर कैसे आप मैनुअली नहीं, आप टेक्निकल हेल्प से कैसे, इसके अंदर कौन कौन सी, जैसे मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाया बताया कि शुरू से लेके आपने एंड तक क्या करना है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करने में हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प मी। ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो मुझे प्लेग निकाल के दे देती हैं, ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो मुझे टॉपिक सर्च आउट में हेल्प करेंगी, मैं कहाँ पे एग्जैक्ट जाके देख सकती हूँ। तो इस चीज को देखने के लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।